वज़रक्स की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इनफैक्ट बढ़ती जा रही है। एक्सचेंज ने सिंगापुर कोर्ट में मॉरेटोरियम फाइल कर दिया है। एफिडेविट में वज़रक्स ने कोर्ट से ना 6 महीने का टाइम मांगा है कि भाई इनको 6 महीने चाहिए और इस बीच इन पर कोई लीगल केस फाइल ना किया जा सके, कोई एक्शन ना लिया जा सके। इन 6 महीनों में ये जो फंड्स हैक हुए हैं यूजर्स के, उनका कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इधर कॉइन स्विच वज़रक्स के अगेंस्ट कोर्ट पहुंच गया है। वज़रक्स को सू किया है कॉइन स्विच ने, कॉज कॉइन स्विच के भी 80 करोड़ रुपए वज़रक्स पे थे। एंड इनका भी कहना है कि भाई वज़रक्स इनको कोई सही जवाब नहीं दे रहा था, इनको विड्रॉल नहीं दे रहा था। तो अब कॉइन स्विच वज़रक्स के अगेंस्ट कोर्ट पहुंच गया। वज़रक्स का यहाँ ये भी कहना है कि भाई कुछ एक्सचेंज अराउंड 11 का नाम आ रहा है, कि 11 की बात हो रही है, नाम नहीं आ रहा, कि 11 एक्सचेंज है जो उनके कॉन्टैक्ट में है, जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब तक बाइनेंस के साथ जो उनका केस है वो चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हो जाता, तो कैसे कोई हेल्प करेगा? जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि वज़रक्स का ओनर कौन है, तब तक कोई कैसे इनकी हेल्प करेगा? सो काफ़ी सारे सवाल हैं जो यूजर्स वज़रक्स से इस वक्त पूछ रहे हैं। जैसे कि इंडियन एक्सचेंज है भाई, तो सिंगापुर कोर्ट में क्यों गए हो आप? इंडियन एक्सचेंज हो, सिंगापुर क्यों गए हो वहाँ कोर्ट में? मतलब इस पर भी काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे भी। ऑल्सो यूजर्स ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई कहीं वज़रक्स बंद तो नहीं हो जाएगा। काफ़ी पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं लोग। सो आज वज़रक्स से रिलेटेड सारे सवालों के आंसर जानते हैं, जवाब जानते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वज़रक्स से रिलेटेड, उनको भी कवर करेंगे आज मेरे साथ हैं फिर से क्रिप्टो इंडिया फाउंडर एंड क्रिप्टो एजुकेटर आदित्य। हाय आदित्य, वेलकम टू स्विच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया यार जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आदित्य, फिर से वज़रक्स पर ही आपसे बात करनी है। क्या चल रहा है इस वक्त? आपको भी ब्लॉक कर दिया वज़रक्स ने, नेशनल ने। सो ऐसा क्या कर दिया आपने, क्या पूछ लिया उनसे? हाँ मतलब काफी सारे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है हम पूछते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे कवर किया था कि अभी हैक तो हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बचे हुए फंड जो है उसको लेके ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को पब्लिश करें, जिसको लेके कुछ डिटेल्स थी वही मांग रहे थे। लेकिन फॉर सम रीजन वो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिश करने से बेटर उन्होंने ये सोचा कि ब्लॉक कर दिया जाए, तो वो ब्लॉक कर दिया। क्या ब्लॉक करने से फंड्स वापस आ जाएंगे, मिल जाएंगे? नहीं, आसान तो नहीं होंगे, मतलब ब्लॉक कर देंगे, लेकिन कितनों को ब्लॉक करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन तो हम फिर भी पूछते रहेंगे, क्योंकि इन दी एंड यहाँ पर यूजर के फंड इफेक्टेड है, तो उसको लेके ये क्वेश्चन के आंसर कहीं ना कहीं से तो लेके आनी है। तो वो कोशिश आई थिंक ब्लॉक की यही थी कि हम पूछे नहीं, क्योंकि उनका जब भी ट्वीट होता था मैं जाके वहां पर कमेंट कर देता था, ये सोच के कि शायद रिप्लाई कर देंगे, शायद देख नहीं रहे होंगे। लेकिन अभी सही है, समझ में आया, देख तो सब कुछ रहे थे लेकिन जवाब नहीं देना चाह रहे थे। हाँ, एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि देख सब कुछ रहे हैं एंड पढ़ भी सब कुछ रहे हैं। फाइन आदित्य, वज़रक्स सिंगापुर कोर्ट पहुंच गया है, अब मोरेटोरियम इन्होंने फाइल कर दिया है। इनके एफिडेविट में भी काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। सो क्या अपडेट है अभी जो लेटेस्ट आ रहा है? आप ये थोड़ा बताएं यूजर्स के फंड से लेकर। तो अभी रिसेंट अपडेट ये है कि वजीरेक्स ने यहाँ पर सिंगापुर के कोर्ट के थ्रू राउट लिया है। ये सिंगापुर में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है उसको यूज कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था कि अगर आप देखेंगे जो भी एक्सचेंजेस इंसॉल्वेंसी फेस कर रही होती है, बैंकरप्सी फेस कर रही होती है, कि मतलब लोगों को फंड्स देने हैं लेकिन फंड्स हैं नहीं उनके पास, तो वहां पर वो सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है उसको यूज करती है, जिसके अंदर वॉल्ट को भी आप देख सकते हैं, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, उन्होंने भी यहाँ पर यही स्कीम को यूज किया था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो एडवाइजरी फर्म जिन्होंने हेल्प किया था वॉल्ट को ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने में, उसका नाम है क्रॉल, वो सेम ही एडवाइजरी फर्म यहाँ पर वजीरेक्स भी यूज कर रहे हैं। अब उसी को लेके इन्होंने फाइलिंग कर दी है। फाइलिंग के बाद अभी रिसेंटली इन्होंने एफिडेविट जो फाइल किया है वो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर करना होता है कस्टमर्स के साथ, उनको बताने के लिए कि हमने फाइल किया है तो क्या डिटेल्स है। तो वही एफिडेविट इन्होंने यहाँ पर अभी करेंटली शेयर किया है। अब उस एफिडेविट के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो निकल के आई हैं फंड्स को लेके, जो क्वेश्चंस हम भी पूछे थे सबके तो आंसर नहीं मिले लेकिन कुछ के आंसर मिले, जहां पर उन्होंने ये क्लियर किया कि अराउंड $234 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो हैक के टाइम पे जो वैल्यू थी उन एसेट्स की वो यहाँ पर चोरी हुए हैं। अभी करंटली उनके ऊपर कुछ क्रिप्टो एसेट जो उनके पास बचे हुए हैं, जो उन्होंने बोला उनकी वैल्यू अभी करंटली $284 मिलियन की यहाँ पर बन जाती है। साथ में कुछ सरप्राइजिंग चीजें जो उन्होंने यहाँ पर और मेंशन करी, क्योंकि अब ये लीगल केस यहाँ पर ये लड़ेंगे, ये मतलब साथ में अगर आप देखेंगे कॉइन स्विच ने भी इनके अगेंस्ट में केस कर दिया, उनके भी आई थिंक 80 करोड़ के अराउंड क्रिप्टो जो थे उनके एक्सचेंज में थे। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ और चीजें रिवील करी कि उनके जैसे लीगल एक्सपेंसेस हैं या फिर ऑनगोइंग बाइनेंस के साथ भी केस चल रहा है, तो कोई भी एक्सपेंस वगैरह होता है उसके लिए खर्चा यहाँ पर होगा। तो उस खर्चे के लिए जो बचे हुए फंड्स थे यूजर्स के, उसमें से अराउंड $12 बिलियन या फिर 100 करोड़ जो है वो यूजर के फंड में से उन्होंने अलग निकाल के रख लिए ताकि वो एक्सपेंसेस को यहाँ पर स्पेंड कर पाए। तो ये उन्होंने चीज करी। साथ में उन्होंने ये भी रिवील किया कि अराउंड $17.17 मिलियन वर्थ ऑफ यूजर फंड भी हैं जो करंटली बाइनेंस के ऊपर है, क्योंकि बाइनेंस और वजीरेक्स का भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो उन्होंने अभी फ्रीज किए हुए हैं, तो वो मतलब वजीरेक्स को यहाँ पर मिले नहीं है। 3 मिलियन के वजीरेक्स टोकन्स हैं और बाकी जो बचे हुए हैं यहाँ पर अराउंड
आई थिंक 40 मिलियन के वो क्रिप्टो टोकन्स यहाँ पर हो गए। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो रिवील हुई यहाँ पर कि यूजर्स तो यूज करते ही थे यहाँ पर वजीरेक्स को, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी क्रिप्टो को कॉन्फिस्केट किया है तो उसको भी वो यहाँ पर वजीरेक्स के वॉलेट के अंदर रख रहे थे, तो वो यहाँ पर बन जाते हैं $24 मिलियन वर्थ के, जिसको लेके उन्होंने ये बोला है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो है वो तो सेफ है, तो वो तो हम पूरे पे कर देंगे, बस यूजर के जो थे वो सेफ यहाँ पर नहीं है। ओके, यूजर्स के फंड से 100 करोड़ रुपए वजरेक्स अपने खर्चे के लिए यूज कर रहा है। जो जांच एजेंसियों के फंड्स वजरेक्स पे थे वो चोरी नहीं हुए, मतलब अमेजिंग। मतलब दो चीज ये। एक चीज आदित्य, एक सवाल यूजर्स के माइंड में यहाँ पे ये आता है कि भाई वजरेक्स तो इंडियन एक्सचेंज है, तो सिंगापुर कोर्ट ये क्यों गए? क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा है जो यूजर्स से छुपा हुआ है एजेंसी से बचने के लिए? हाँ, बेसिकली यही, क्योंकि बाहर के अगर कोर्ट में होगा तो थोड़ा सा बच जाएंगे, चीजें डिफरेंट हो जाती है। इसी कारण से अगर आप देखेंगे आज के डेट में मेजरली जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, और तो इंडिया के अंदर भी उनकी एंटिटी है, लेकिन मेन जो क्रिप्टो डीलिंग की एंटिटी बन जाती है वो बाहर की बन जाती है। जैसे अगर आप वजीरेक्स की केस में देखेंगे तो जेनमाय लैब्स यहाँ पर मेन जो आईएनआर की सारी चीजों को मैनेज करते हैं, और उस जेनमाय लैब्स के अंदर मेन होल्डिंग जो उसमें 1% तो निश्चल जो सीईओ वो होल्ड करते हैं, 99% जटाय करके फर्म है वो होल्ड करती है, और ये फर्म सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर जेनमाय को भी ओन जो है वो जटाय ने कर लिया, एंड उसके अंदर फिर अलग अलग निश्चल का अराउंड 70% है, फिर सिद्धार्थ मेनन उनका 7% है, फिर बाकी भी लोग हैं उनका यहाँ पर संदीप मात्रे समथिंग समीर मात्रे, तो उनका भी यहाँ पर 17% है, वो ओन यहाँ पर करते हैं। तो क्योंकि ये जटाय जो है सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है तो सिंगापुर की कंपनी बन गई, तो इसलिए उनके लिए इजी है कि उससे उसी के कारण वो सिंगापुर में यहाँ पर फाइलिंग जो है वो कर रहे हैं। ओके आदित्य, एफिडेविट की बात आपने की, सो इस एफिडेविट में क्या निकला? ये हर यूजर के पास गया एफिडेविट, वजरेक्स के जितने भी यूजर्स हैं, पर हर कोई इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। सो इसमें क्या निकला है? कुछ यूजर्स के फायदे की चीज है, कोई रेवलेशन है, क्या है इस एफिडेविट में? मैंने जैसे इसमें से अगर मैं देखूं वैसे अच्छी चीज तो मतलब यूजर के बेनिफिट में तो मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। जैसा मैंने बताया कि 100 करोड़ तो उन्होंने यूजर यूजर ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, यहाँ पर हैकर चोरी करके ले गया है, यहाँ पर $234 मिलियन, 34% आईएनआर भी उन्होंने फ्रीज कर दिया, बोल के कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जो बच्चे कुछ फंड थे उसके अंदर भी से उन्होंने ऑलमोस्ट 100 करोड़ यहाँ पर निकाल लिए। मतलब अगर आप देखोगे जो बच्चे कुछ फंड थे यूजर के, उसके से 5% जो है इन्होंने लीगल ऑपरेशन और उसमें भी केवाईसी वगैरह, मतलब जो भी इनका खर्चा होगा उसके लिए अलग से निकाल लिया, तो इतना कुछ बेनिफिशियल तो है नहीं। एक अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात करूं तो इन्होंने ये बोला है कि 11 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और अलग जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं उनसे इनकी डील्स चल रही है जहां पर ये लोग बात कर रहे हैं। और उनने अपना बताया, मतलब अभी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं है, एनडीए साइन वगैरह करें तो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन ये बिजनेसेस हैं जो काफी बड़े बिजनेसेस हैं क्रिप्टो में, जहां पर पॉसिबली डील यहाँ पर आगे जाके क्लोज हो सकती है, जहां पर वो कुछ कैपिटल इंजेक्शन करें या फिर कुछ एयर ड्रॉप्स वगैरह लेके आए, मतलब कोलैबोरेशन को लेके अलग अलग चीजें। लेकिन ये फर्म्स भी बेसिकली ये बोल रहे हैं कि उनका कंसर्न ये बन जाता है कि अभी जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है वजीरेक्स के, वो बेसिकली ये कि ओनर कौन है, बाइनेंस है, वजीरेक्स है, कौन है, 2 साल से केस चल रहा है, तो वहां पर वो उनके लिए अनसर्टिनिटी बन जाती है कि अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो हमको एक्चुअली पता तो होना चाहिए कि कौन ओन करता है, कौन लायबल है सेल करने के लिए, डील्स करने के लिए। तो वो है, और साथ में अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो ये उनका बोलना है। मतलब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सुनने में लगता है कि 11 क्रिप्टो करेंसी फर्म से बात हो रही है, अच्छी है, लेकिन वहां पर भी उनके लिए मेन प्रॉब्लम ये बन जाती है कि अभी अनसर्टिनिटी यहाँ पर बनी हुई है। बाकी अगर हम यहाँ पर हम्म बाकी एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा यार जी, एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो यहाँ पर मैंने रिसेंटली फाइंड आउट करी वो ये है कि जैसे हम प्रूफ ऑफ रिजर्व मांग रहे थे, एंड प्रूफ ऑफ रिजर्व बेसिकली इसलिए था एक आइडिया लेने के लिए कि एक्चुअली में क्या जो फंड्स बचे हैं वो सही में उतने ही है जितने वजीरेक्स की टीम यहाँ पर बोल रही है। तो उसको लेके उस एफिडेविट के अंदर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, जिस टाइम पे यहाँ पर ये हैक हुआ था अराउंड $570 मिलियन वर्थ ऑफ यूएसडीटी यूजर के टोटल फंड्स थे, जिसमें से 11-12 मिलियन जो थे यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के थे, बाकी यूजर्स के थे। अब उन्होंने यहाँ पर ये भी रिवील किया कि जब ये हैक हुआ था उसी टाइम पे $234 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है चोरी हुए। तो ये एक टाइम पर स्नैपशॉट के डे के अराउंड था, उसी डे पे, तो ये उनकी वैल्यू थी। तो अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि 570 मिलियन में से 234 चोरी हो गए, इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 41% क्रिप्टो जो है वो चोरी हुए हैं, और बाकी यहाँ पर रिमेनिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 59% जो है बेसिकली बच जाते हैं। लेकिन अगर आप वजीरेक्स को देखेंगे तो उनका ये बोलना है कि 41% नहीं चोरी हुए, हमारे 45% चोरी हुए हैं। और यही चीज थोड़ा सा एक डाउट भी क्रिएट करती है, क्योंकि इनिशियली जब वजीरेक्स ने अपना ब्लॉग पब्लिश किया था तब उन्होंने ये मेंशन किया था कि 42% चोरी हुए हैं, लेकिन उसके कुछ 15-20 मिनट बाद उन्होंने चेंज करके उसके 45% कर दिया। अब क्यों किया, क्या रीजन है, उसका कुछ आइडिया है नहीं,
लेकिन वो भी एक कंसर्न यहाँ पर बन जाता है। सो आदित्य, कैसे पता लगेगा कि सही में कितने पैसों की, कितने फंड्स की चोरी हुई है और कितना बचा हुआ है वज़ीरिक्स के पास? क्या दोबारा से प्रूफ ऑफ रिजर्व इनको देना होगा या कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो ये बता सकता है? देखिए अयाज जी, वजीरेक्स के केस में मेन ये है कि क्योंकि ये हैक हो गया ना, तो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है वहां पर मोस्टली इन्होंने जो चीज बोली है उसका ऑपोजिट हुआ। जैसे ये बोल रहे थे कि हमारे जो आईएनआर है वो पूरे सेफ हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई तो पता चला कि आप पूरा विड्रॉ ही नहीं कर सकते, 34% यहाँ पर फ्रीज हो रखे हैं। एंड ऐसी पूरा सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पर वजीरेक्स की टीम जो भी बोलती है उस पर 100% तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जैसा सेइंग है क्रिप्टो में, डोंट ट्रस्ट वेरीफाई। तो उस वेरीफाई के लिए एक्चुअल इनकी डिटेल्स आनी जरूरी है। अब देखिए ये वॉलेट एड्रेसेस भी इन्होंने ऑफलाइन कर दिया और वो शेयर नहीं है किसी के साथ। तो ये नहीं पता एक्चुअली में वजीरेक्स के पास कितने क्रिप्टो थे, क्या वही क्रिप्टो है जिन्होंने रखे हुए या उसमें से अलग कुछ निकाल लिए, कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि मेरी निश्चल से भी बात हुई थी जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो प्रूफ ऑफ रिजर्व थी वहां पर तो अलग फिगर दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी 50% ही बचे होने चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो 45, तो वो डिफरेंस क्यों है? तो उन्होंने बताया कि कुछ वॉलेट थे जो ट्रैक नहीं हो रहे थे। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब ये सारे वॉलेट्स ट्रैक होने चाहिए, तो उसमें भी कुछ वॉलेट्स को अलग से क्यों रखा हुआ था, वो ट्रैक हो रहे थे, एंड उन वॉलेट्स के अंदर कितने फंड्स थे? तो इसी कारण से ये डिटेल्स आनी सामने जरूरी है। आई फील यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए यहाँ पर एक डीप, ताकि ब्लॉकचेन पे क्योंकि कोई चीज छुपा नहीं सकते, तो एक्चुअल डिटेल के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तब एक्चुअल फिगर मिलेगा कि यहाँ पर क्या है। ओके आदित्य, वज़ीरिक्स 66% आईएनआर जो वो वापस कर रहा है, एंड अभी वो भी दो फेजेस में। लोगों का पैसा है जो वॉलेट में था, चोरी नहीं हुआ था, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। 34% फ्रीज कर दिया इन्होंने। सो जो रीजन 34% फंड्स फ्रीज करने पर वज़ीरिक्स ने दिया है, क्या वो लेजिटिमेट है? देखिए यार जी, अब तो मतलब वजीरेक्स को लेके हम क्या बोले, जिस तरह से वो कौन सी चीज क्यों वो करते हैं वो उन्हीं को पता है। लेकिन देखिए 34% अगर आईएनआर फ्रीज थे तो एंड तक इन्होंने ये क्यों बोला कि हमारे 100% आईएनआर यहाँ पर सेफ है? उन्होंने कभी ये पहले रिवील क्यों नहीं किया कि हमारे ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्योंकि इन दी एंड देखिए ये यूजर का पैसा है, एंड यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसके बारे में एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि ऐसा हमारे ऊपर कुछ केस हुआ है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण 34% यहाँ पर फ्रीज है। पहली चीज तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने छुपाई, और वो तभी रिवील करी जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा, अगर आप देखेंगे यार जी, एक के बाद एक गलती जो है वजीरेक्स कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने हैक के पहले जो लोग थे वो इम्पैक्टेड थे, वही उन्होंने स्नैपशॉट डेट थी, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे यूजर्स सामने निकल के आए जिन्होंने ये बोला क्योंकि वजीरेक्स के ऊपर 3 दिन तक डिपॉजिट ओपन थे, तो किसी ने 19th को डिपॉजिट किया, किसी ने 20th को डिपॉजिट किया, ये हैक के बाद की बात है। अब उन्होंने आईएनआर तो डिपॉजिट कर दी, लेकिन अब जो वो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके भी 34% यहाँ पर फंड जो है वो वजीरेक्स ने फ्रीज कर दिए, और उनको भी दो दो स्लॉट्स के अंदर 33% दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूजर्स है जिन्होंने हैक के बाद डिपॉजिट किया उसमें गलती वजीरेक्स की है, क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट ओपन रखे थे। काफी यूजर्स को शायद पता भी नहीं होगा एक्सचेंज यहाँ पर हैक हो गया, या फिर वो मे बी चीप रेट्स देख के बाय करना यहाँ पर चाहते होंगे, लेकिन स्टिल इन दी एंड उनका पैसा है तो उनको 100% रिफंड होना चाहिए, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा मिस जो उनकी तरफ से हुआ है। आदित्य, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 11 क्रिप्टो एक्सचेंज की बात वज़ीरिक्स ने की है, एंड वज़ीरिक्स इनके टच में एक्चुअली उनके उनके मुताबिक ऑल्सो कोई वाइट नाइट इन्वेस्टर भी है जो ये ढूंढ रहे हो। मैंने भी पढ़ा इनका एफिडेविट बेल आउट करने के लिए वज़ीरिक्स को। तो समझ में यही आता है कि जब तक बाइनेंस से इनका जो केस है वो सॉल्व नहीं हो जाता तो कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता। कोई भी एक्सचेंज आ जाए, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे आ जाए, पहले तो बाइनेंस से केस सॉल्व होगा, तभी इनकी हेल्प कोई और कर सकेगा। बाइनेंस वाले केस को आप देखो, ऑलरेडी 2 साल हो गए, अब पता नहीं वो कब सॉल्व होगा। उसके बाद यूजर्स का कुछ हो सकता है, तब भी पूरे फंड्स नहीं वापस मिल रहे। हाँ वही एक कंसर्न है यार जी, क्योंकि देखिए अगर ऐसा अभी बाइनेंस और वजीरेक्स वाली सिचुएशन नहीं होती तो चीजें बहुत डिफरेंट होती। प्रॉब्ली हो सकता था कि पॉसिबिलिटी कि बाकी बिजनेसेस आके एक्वायर कर लें या किसी तरह की चीजें यहाँ पर कर लें। एंड देखिए इन दी एंड जितने भी बिजनेसेस हैं अगर वो वजीरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचते भी हैं, कोलैबोरेट करने का सोचते भी हैं, तो ये बिजनेस है, उनको किसी ना किसी तरह से अपना भी प्रॉफिट जनरेट करना है, कुछ उनका बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर वो वजीरेक्स के साथ कोई डील करते भी हैं तो वहां पर उनके लिए क्लैरिटी आनी जरूरी है कि अगर वो डील करते हैं तो यहाँ पर कल को प्रॉब्लम नहीं जाए। क्योंकि देखिए जिस 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 एक्सचेंज की ओनरशिप को लेके ही इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पर यही नहीं पता ओनर कौन है। सीईओ बोलता है कि हम ओनर यहाँ पर नहीं है, जिस एक्सचेंज की वो बात करते हैं बाइनेंस वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर ओनर नहीं है। तो उसके साथ आप डील कैसे क्लोज करोगे? मतलब कौन है जो डील क्लोज करेगा, ओनर कौन है जो साइन करेगा? तो वही कंसर्न बन जाता है, इस कारण से प्रॉब्ली कोई डील तब तक क्लोज नहीं हो पाएगी जब तक इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं आता है। आदित्य, ऐसी भी बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग शेयर कर रहे हैं कि कहीं वज़ीरिक्स बंद ना हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? वैसे एक्सचेंज तो एक तरह से ना ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं ना इस वक्त। जहां तक वजीर एक्सचेंज क्लोज करने की बात है तो ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि जब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं जहां पर एक्सचेंजेस किसी भी तरह से फंड्स रिकवर नहीं कर पाते
तो वो कहीं ना कहीं सूनर और लेटर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है एक्सचेंज क्लोज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यूजर ट्रस्ट लूज कर देते हैं और वो अपने क्रिप्टो भी जो है उस एक्सचेंज पे रखना प्रेफर नहीं करते हैं। अब यहीं पर वजीरेक्स पे बहुत सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं कि आने वाले टाइम पे क्या वो एडिशनल क्रिप्टो फंड्स रिकवर कर पाते हैं या फिर वो रेज कर पाते हैं। अगर वो रेज कर पाते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट तो फिर भी चीजें यहाँ पर डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन ये सब अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीजों को आगे हैंडल करते हैं कि नहीं होता है। ऑल्दो उनका बोलना तो यही है कि वो किसी भी तरह से ये नहीं सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर एक्सचेंज को क्लोज करें, लेकिन ऐसा हमने पास में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस को बोलते हुए सुना है और इन दी एंड वो क्लोज यहाँ पर हुए हैं। तो अभी के लिए तो पता नहीं है, लेकिन होप यही करते हैं कि कहीं ना कहीं से फंड्स यहाँ पर जो है रिकवर कर दें और या फिर रेज कर लें यहाँ पर, और लोगों को यहाँ पर वो पे बैक करें। सबसे पहले आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी वो बनती है, फिर बाद में एक्सचेंज रन करे नहीं करे वो बात की बात यहाँ पर बन जाती है। एफिडेविट में इन्होंने कहा कि क्रिप्टो इनके पास जो है वो ना चाहते हुए भी इनको रखने पड़े। तो जब आप क्रिप्टो अपने पास रखते हो तो आप ओनर हुए ना, बाइनेंस से भी मतलब इतना आसान नहीं है कि सॉल्व होना इनके लिए, मतलब हर चीज़ इनको पहले से जो है वो बतानी चाहिए थी, क्लियर करनी चाहिए थी। देखिए अयाज जी, मतलब वजीरेक्स को लेके एक चीज जो समझने की है वो ये है कि वो ब्लेम करने में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। जैसे उनका देखिए, जब वो एक्सचेंज को रन करते थे, ओन कौन करते थे? वो लोग करते थे, लेकिन उन्होंने बेचा ऐसा कि आज तक पता ही नहीं चल रहा ओनर कौन है। तो ऐसे कैसे आप कंपनी को चला रहे थे कि आपने डील भी ऐसी करी कि पता ही नहीं चलेगा कि ओनर कौन है, और कल को कोई बैकआउट भी कर जाए। मतलब कुछ ना कुछ तो ताली एक हाथ से नहीं बस, कुछ ना कुछ तो मैसेज यहाँ पर उनकी तरफ से भी हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग से हमने देखा है वो कैसे हैक के बाद यहाँ पर निमिनल को ब्लेम कर रहे थे कि निमिनल की गलती यहाँ पर है, जहां पर उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया जो फंड्स हैं यहाँ पर 45% या 41% कोल्ड वॉलेट में, वो एक ही वॉलेट में उन्होंने रखा। साइन उनकी तरफ से भी आए थे, वहां पर भी उन्होंने निमिनल को ब्लेम किया। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर ये हैकर्स को भी ब्लेम किया उन्होंने। फिर जब आईएनआर फ्रीज की बात आई तो उन्होंने बोला कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण फ्रीज कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब कम्युनिटी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट मांग रही है तो उसमें वो बोल रहे हो व्यूज के लिए कर रहे हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया। तो स्टार्टिंग से उनका फंडा ही पूरा का पूरा ये रहा है। आपको तो कह रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यूजर्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं। आई थिंक वो डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि अभी बेसिकली वो कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी ये सिंगापुर के अंदर जो फाइलिंग करी है ना, इन दी एंड कोई भी डिसीजन जो आएगा ये क्रेडिटर्स के वोट के बेसिस पे ही आएगा। इन दी एंड होगा ये कि अभी उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का, पहले तो ये होता है कि ये फाइलिंग करते हैं, फिर ये अपने जो क्रेडिटर्स मतलब यूजर्स है उनको बताते हैं कि भाई हमने क्यों फाइलिंग करी है, क्या डिटेल्स है, एफिडेविट में क्या है। अब आने वाले टाइम पे और ये उस चीज को शेयर करेंगे, जैसे टाउन हॉल नॉर्मली होते हैं सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स के अंदर, जो एएमए की तरह होते हैं, लेकिन वहां पर वो लोगों के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। और वो क्वेश्चन बेसिकली इस पूरे अरेंजमेंट को लेके ही है, सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेके। फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, जो क्रिप्टो यहाँ पर बचे हुए हैं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। अब वो कैसे होंगे, वो क्या 45-55 वाला ही होगा, या उससे कम होगा, या उसमें कुछ फ्रीज कर देंगे या कुछ कन्वर्ट कर देंगे, वो तभी निकलेगा जब ये डिसाइड करेंगे। और फिर डिसाइड करने के बाद वो लोगों को प्रेजेंट करे जाएंगे कि भाई आप जाइए उसके ऊपर वोट करिए। एंड उसमें फिर ये होना चाहिए कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग ऐसे काउंट नहीं होती कि नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने काउंट किया, वो होता है बेस्ड ऑन आपका पोर्टफोलियो साइज क्या था। तो अगर एक यूजर $100 मिलियन होल्ड करता था तो उसकी जो वोटिंग पावर है ज्यादा होगी कंपेयर टू 100 पीपल जो 50,000 यूएसडी वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहाँ पर होल्ड करते थे। तो उसके बेसिस पे फाइनल वोट होता है। यहाँ पर 75% ऑफ जो वैल्यू है उसका वोट आना जरूरी है, और फिर वो पास हो जाता है। लेकिन अगर वो वोटिंग नहीं हुई, उस तरह के रिजल्ट नहीं है, तो फिर वो पास भी यहाँ पर नहीं होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनिशियली वो अपनी तरफ से बताएंगे कि ये ऑप्शन हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी अग्री नहीं करे तो फिर शायद उसके ऊपर चेंज हो। तो एक लंबा प्रोसेस भी बन सकता है अगर जल्दी रेजोल्यूशन नहीं हो। फाइन, सो क्या इस प्रोसेस में इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी पार्ट ले सकते हैं आदित्य, जो आप वोटिंग वाला प्रोसेस बता रहे हो, एंड आपने इतने हैक्स देखे हैं, कवर भी किए हैं, सो ऐसी सिचुएशन में कितना टाइम लगता है लोगों को रिलीफ मिलने में? सो देखिए, जैसे मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं वॉल्ट का, तो वॉल्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट 1 साल लग गए थे, मतलब अभी तक वो चला ही था, और इंडियन लोगों को जो है 30-35% के करीबी यहाँ पर मिले। एंड जब ये सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का भी ये पूरी चीजें होती हैं, तो ये सिंगापुर कोई मतलब काफी एक्सपेंसिव कंट्री है, और वहाँ के लॉयर्स भी काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, तो वहाँ पर खर्चा वगैरह भी होता है। और जैसा हमने बात करी एफिडेविट में भी उन्होंने ये बोला हुआ है कि यहाँ पर जो लीगल फीस भी है वो भी अपनी जेब से नहीं देंगे, वो कस्टमर फंड से निकालेंगे। तो तो यही होगा कि ये चलने में हो सकता है, बोलना तो उनका, इन्होंने भी ये मेंशन किया कि 6 महीने तो लगेंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो मिनिमम इन्होंने ये बोला है। अब तो ये मान सकते हैं कि 6 महीने भी लग सकते हैं अगर जल्दी कर दिया सब कुछ, लेकिन होने में 1 साल भी हो सकता है, उससे लंबा भी हो सकता है। और जब तक वो होगा तो पहले 55-45 था, अब वी डोंट नो अगर लीगल फीसेस भी निकाले, जैसे 5% रिमेनिंग फंड का इन्होंने निकाल दिया लीगल फीसेस के लिए 100 करोड़ रुपए,
तो वो और परसेंटेज को कम कर देंगे, पहले 55 मिल रहे थे शायद 50 मिल जाए, अगर और फीस हो जाए तो उससे भी कम हो जाए। तो इन दी एंड वी नेवर नो क्या फंड जो है लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो इनकी 45 एंड 55% वाले जो फंड्स वाला ऑप्शन है कि 55% फंड्स इनके पास बचे हुए हैं, तो अगर बाइनेंस से इनका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो भी 55% फंड्स ही यूजर्स को मिलेंगे एंड इवन इससे भी कम हो सकता है, मतलब आप ये कह रहे हो? हाँ, मतलब अभी तो जब तक, एज लॉन्ग एज ये कोई, जब तक अगर ये कोई या तो हैक्ड फंड रिकवर कर लें या फिर किसी तरह से ये कोई तरीका फाइंड आउट कर लें कि ऑनगोइंग केसेस के बीच में भी फंड रेज कर लें, अगर वो उनमें से कोई भी चीज नहीं होती है तो इनके पास जो बचे हुए फंड्स हैं वही यूजर्स को मिलेंगे। अब वो 55% इनका बोलना था कि इनके पास 5% उसमें से इन्होंने निकाली है ये लीगल फीस के लिए यूजर के, तो बचे 50%। तो आप 50% हम मान सकते हैं, लेकिन अब एंड में वो 50% रहते हैं कि नहीं रहते हैं, यू नेवर नो। अभी लीगल फीस का है, क्या पता आगे कोई और चार्जेस आ जाए। तो अब ये मान लीजिए कि 5% अगर निकाली नहीं है इन्होंने, तो 55 से तो वैसे ही ये 50% हो गया। तो ये है, तो इन दी एंड अब डिपेंड करता है वो क्या परसेंटेज मिलती है यूजर्स को। आदित्य, कॉइन स्विच ने इनको सू कर दिया है, वजरेक्स के अगेंस्ट कोर्ट चला गया कॉइन स्विच, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? कॉइन स्विच कह रहा है कि वजरेक्स इनको भी आंसर नहीं दे रहा है सही से। हाँ देखिए, मतलब ये सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है इसको फॉलो करने का भी रीजन मेनली यहाँ पर यही है कि देखिए सबको पैसा अपना पूरा चाहिए। एंड कॉइन स्विच वालों ने भी ये चीज जब रिवील करी रिसेंटली, हम लोग ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि वजीरेक्स इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज देता था तो कौन से एक्सचेंजेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पर देते थे। तो उसका इन्फॉर्मेशन ही निकला कॉइन स्विच के प्रूफ ऑफ रिजर्व के अंदर, वेयर वी सॉ कि वो यहाँ पर वजीरेक्स को यूज करते थे, लेकिन कितना अमाउंट था क्या था उसके बारे में डिटेल नहीं थी। तो वही हमने रीच आउट करके पूछने की कोशिश करी। फाइनली उनके जो सीईओ आशीष, उन्होंने रिप्लाई भी किया कि हम 2% जो है वो होल्ड करते थे, तो अराउंड आई थिंक 70-80 करोड़ रुपीज जो है वो होल्ड करते थे। अब इसी के फॉलोइंग डेज के अंदर यहाँ पर जब लोगों ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने पब्लिश भी किया इसके ऊपर डिटेल, जहां पर उन्होंने बताया ब्रेकडाउन कि हम कितने पैसे जो है अभी हमारे यहाँ पर वजीरेक्स के अंदर है। लेकिन क्योंकि कॉइन स्विच यहाँ पर सरप्लस होल्ड करता था, 800 करोड़ वो ज्यादा होल्ड करता था यूजर के फंड जो यहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर इस शॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूजर के फंड इफेक्टेड यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये 2% तो गए लेकिन हमको पूरे फंड यहाँ पर चाहिए और हम उनको रीच आउट करें, लेकिन डिस्पाइट आवर एफर्ट्स कोई क्लैरिटी मिली नहीं है कि पूरे फंड ये कब दे पाएंगे, तो इसी कारण से हम लीगल राउट जो वो यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब उनकी तरफ से कोशिश रहेगी, एंड वो बड़ा एक्सचेंज है तो वो तो ये केसेस वगैरह फाइल कर सकते हैं, बट अब क्या आउटकम आता है ये तो टाइम आने पे पता चलेगा। आदित्य, एक और बात बताएं कि एक एक्सचेंज को क्या जरूरत पड़ेगी कि दूसरे एक्सचेंज पे फंड्स रखे, लोगों के लिए बताएं, थोड़ा समझ में आएगा लोगों के भी। कॉइन स्विच बड़ा एक्सचेंज है, मतलब अपने फंड्स अपने पास रखने चाहिए ना भाई, वजरेक्स पर फंड्स डालने की क्या जरूरत है? यूजली जनरल प्रैक्टिस ही होती है कि जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडियन एक्सचेंजेस जो है उनके ऊपर लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब इतने ज्यादा टोकन वगैरह नहीं होते हैं, बाय सेल में काफी डिफरेंस आ जाता है। एंड हर एक्सचेंज का काम ये होता है कि जो प्राइस है उसको मैच किया जाए मार्केट प्राइस के साथ। तो उसके लिए कई बार ये होता है कि अगर किसी दिन एक एक्सचेंज के ऊपर हाई डिमांड आ गई लेकिन उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो उसको ऑनर करने के लिए वो दूसरे एक्सचेंज पे जहां पर मे भी इतनी हाई डिमांड नहीं है और वहां पर लिक्विडिटी है, वहां से वो थोड़ा सा फंड जो है ले ले। तो इस कारण वो थोड़ा थोड़ा अपना यहाँ पर शेयर करके करते हैं ताकि वो यहाँ पर बायर रिक्वायरमेंट जो है उसको मैनेज कर पाए। आदित्य, अब लास्ट क्वेश्चन वजर यूजर्स की तरफ से मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे वजरेक्स यूजर्स से मिला जिनके 30-30 लाख रुपए के फंड्स एक्सचेंज पे हैं। अब वो मतलब बहुत कम हो गए, अब मतलब मान के चलिए हैक ही हो गए। कई यूजर्स तो जिनके 20-20 लाख रुपए हैं, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं लोग। सो इनके पास क्या ऑप्शन है? क्या ये खुद को स्ट्रांग ही रखें कि भाई हो सकता है कि उनके फंड्स कभी चोरी जो हुआ है वो कभी मिले ही नहीं, या फिर और क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब आई थिंक स्ट्रांग तो रखना ही चाहिए यार जी, मतलब ये सिचुएशन जो है बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कोई ऑप्शन दिखते नहीं। एंड लाइफ आई थिंक नॉर्मली ऐसी होती है, एक प्रॉब्लम आई तो दूसरी कल और आ जाएगी, वो और बड़ी होगी। तो स्ट्रांग तो अपने आप को रखना चाहिए। जहां तक पैसे रिकवरी की यहाँ पर बात होती है तो कुछ ना कुछ फंड तो यहाँ पर मिलेगा। अब वो 55% होता है या 50% नहीं होता, ये टाइम आने पर पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा अब यहाँ पर यूजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है, उनको खुद ये डिसाइड करना है कि क्या वो अभी जो वजीरेक्स राउट ले रहे हैं उस राउट के थ्रू वो जाना चाहते हैं या फिर वो लीगल राउट यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो वो दोनों चीजें उनको देखनी पड़ेंगी। दोनों के अंदर यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली बात यहाँ पर ये है कि कहाँ पर आपको ज्यादा फंड जो है आप रिकवर कर पाओगे, चाहे टाइम कितना लगे, क्योंकि इन दी एंड वो पैसा है। तो वो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेके, तो उस अकॉर्डिंग मतलब दे हैव टू टेक अ कॉल। फाइन, थैंक्स आदित्य, हमसे बात करने के लिए। बड़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है। सभी क्वेश्चंस जो इस वक्त आ रहे थे वो हमने एड्रेस किए इस कॉन्वर्सेशन में। लगातार हम वजरेक्स इशू को कवर कर रहे हैं। व्यूअर्स भी कंटिन्यूसली क्वेश्चंस हमें भेजते रहते हैं और फिर हम आपसे भी पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्विच।